अगला सत्र खादी विषय के ऊपर है। आप सभी से अनुरोध है कि ये सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो यहाँ बैठे हैं सर्व सेवा संघ में, ये चरखा संघ का समन्वय है, चरखा संघ और ग्रामोद्योग संघ का, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और आप सभी लोग जानते हैं कि खादी के ऊपर क्या समस्या आ रही है। राजेंद्र सिंह जी का अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि उनका सम्मान करें। हमारी परंपरा है अतिथि का सम्मान करने का। जल पुरुष है, पूरे विश्व में विख्यात है जल पुरुष के नाम से। धन्यवाद आपका, आप सभा में आए हैं, स्वागत है आपका। हम खादी विषय के ऊपर, ये समय इसका 1.5 घंटा है। ये जो सत्र है 1.5 घंटे का है। हमारे पास 3 मुख्य वक्ता हैं और मुख्य वक्ता खादी विषय के ऊपर अपनी बात करेंगे और फिर ऑडियंस में से आप सब लोग जो खादी विषय पे रुचि रखते हैं, सरकार ने खादी की क्या दशा करी है, खादी ग्रामोद्योग आयोग किस तरीके से खादी संस्थाओं के ऊपर कुठाराघात कर रहा है, किस तरीके से उसको नुकसान पहुंचा रहा है, और जो गांधी की खादी थी जिसने देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। गांधी जी ने कोई शस्त्र के माध्यम से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि पूरे ग्राम को, पूरे गांवों के लोगों को जागृत किया, खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से जागृत किया। इसलिए ये विषय, ये सत्र महत्वपूर्ण है। आप इसमें भाग लें, रुचि लें और अपनी बात जरूर रखें। हमारे 3 मुख्य वक्ता हैं, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। माधव सहस्त्रबुद्धे जी हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। नई तालीम समिति के अध्यक्ष हैं और खादी के ऊपर उनका बहुत बड़ा काम है। खादी संस्था नहीं चलाते हैं, लेकिन लोगों के बीच में जाके, युवा शक्ति के बीच में जाके, कॉलेज में जाके कॉलेज के युवाओं को आकर्षित करते हैं, उनको चरखा चलवाते हैं, सिखाते हैं। बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, कई शहरों में वो जाते हैं और युवाओं को खादी के प्रति और चरखे के प्रति विशेष करके आकर्षित करते हैं। हमारे दूसरे वक्ता हैं मध्य प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष चिन्मय मिश्र जी। वो खादी में बहुत रुचि रखते हैं, विषयों पे लिखते रहते हैं, उनकी रुचि है, उनके अनुभव का हमें लाभ मिलेगा। उनका मंच पर स्वागत है। तीसरे हमारे वक्ता श्री जौहरीमल वर्मा जी हैं, मंत्री हैं, ग्राम स्वराज्य समिति लाडनू, राजस्थान में एक संस्था है, खादी का काम कर रहे हैं। खादी के बारे में क्या क्या समस्या आ रही है, सरकार किस तरीके से खत्म करना चाह रही है, उसके बारे में बात करेंगे। वर्मा जी अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, अध्यक्ष। वर्मा जी का परिचय मैंने श्री जौहरीमल वर्मा, मंत्री ग्राम स्वराज्य समिति दिया, लेकिन वो राजस्थान सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष भी हैं। उनका स्वागत किया गया, उनको हमने शॉल उड़ा के स्वागत भी किया था, इसलिए मैंने वो परिचय दोबारा नहीं दिया। फिर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है मंच की ओर से। आप राजस्थान सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष हैं और मंत्री हैं ग्राम स्वराज्य समिति। जी, आपका भी स्वागत है। क्रम में मैं सबसे पहले माधव जी से अनुरोध करूंगा, माधव सहस्त्रबुद्धे जी, जो नवयुवकों के बीच में काम कर रहे हैं, चरखा चलाना
सिखा रहे हैं उनको और खादी की बात करते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी बात रखिए। ये सत्र हमें 1.5 घंटे के लिए दिया गया है। मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट में वक्ता अपनी बात रखेंगे तो भी हमारे पास 45 मिनट 40-45 मिनट रहेगा। जो ऑडियंस में से अपनी बात रखना चाहेंगे वो रखेंगे। सभी को प्रणाम। आदरणीय मंच, खादी के विषय में आप जैसे महानुभावों के सामने बोलना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन बोलने की ज़रूरत तो है, क्योंकि गलत अवधारणाएं बड़ी तेज़ी से फैलती है और अच्छे काम जो कर रहे हैं उनके बारे में बार बार बोलना ही पड़ता है। थोड़ा खादी के इतिहास के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 5 से 7 मिनट बोलूँगा, लेकिन सभी मुद्दों पर स्पर्श करूँगा। इतिहास के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो खादी ये शब्द जो है वो पहले नहीं था। हर गांव में, हर घर में कताई होती थी और गांव का बुनकर गांव की ज़रूरत पूरी करता था और वो गांव का कपड़ा होता था, उसको कोई नाम नहीं था। जब अंग्रेज़ों का यहाँ आने के बाद मैनचेस्टर और लैंकाशायर से महीन कपड़ा भारत में आने लगा और वो महीन कपड़ा और अपना कपड़ा, इसमें अंतर करने के लिए उसको खुरदरा या खद्दर बोलने लगे और उसका नाम खादी हो गया। इसीलिए खादी ये शब्द जो है वो अपने आप परिणत हो गया है। इसमें इसकी ये शब्द के ऊपर किसी की हकदारी नहीं है। तो इतिहास थोड़ा जानने के बाद अपने लिए हम खादी की व्याख्या जैसे गांधी जी के ज़माने में की गई थी, उसको अगर हम सीमित रखते हैं कि नैसर्गिक तंतुओं से हाथ से कटा हुआ और हाथ के ऊपर, हाथ करघे के ऊपर बुनाया गया कपड़ा, इसको खादी बोलेंगे। लेकिन अभी की परिस्थिति अलग है। अभी की पूरे ये प्रोसेस में अगर एक भी प्रक्रिया हाथ से की गई हो तो उसी कपड़े को या उसी वस्तु को खादी बोल सकते हैं। इस तरह की कोई अभी की धारणा है, मुझे 100% मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह की बहुत डाइल्यूटेड व्याख्या है। लेकिन हम जो गांधीजन हैं वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसी को मान के चलेंगे कि नैसर्गिक तंतुओं से हाथ से कटा हुआ और हाथ से बुनाया हुआ जो कपड़ा है हाथ करघे पर, उसको हम खादी बोलते हैं। मान लीजिए कि हम सब लोगों ने ये मान लिया है, तो सवाल अब ये आता है कि अभी अपने सामने जो भी चुनौतियाँ जो है वो इसको खादी बोलेंगे, एक तो चुनौती थी वो हमने हल कर दिया अभी अपने ये इसके चलते। दूसरी चुनौती है कि इसको प्रमाणित कौन करे, इसको प्रमाणित करने की ज़रूरत है क्या। अगर हम घर में खाना बनाते हैं और हम खाना बना के खाते हैं तो खाना खाने को कोई प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम खुद अपना कपड़ा बनाएंगे और अपना कपड़ा इस्तेमाल करेंगे तो उसको प्रमाणित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसको प्रमाणित करने की जो गुंजाइश या स्पर्धा या कोई दावा कर रहा है, बोल के KVIC दावा कर रहा है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि जो भी KVIC बोलेगी उसको हमको हाँ कहना पड़ रहा है, लेकिन हमने उसको मानने की ज़रूरत नहीं है। हम बोलेंगे हम सूट बनाते हैं, हम कपड़ा बनाते हैं खुद का और हम भी खरीदते हैं और बेचते हैं और खुद इस्तेमाल करते हैं, तो यही हमारे लिए खादी है। खादी आज के तारीख में या कभी भी खादी का कपड़ा क्यों इतना महत्वपूर्ण का है। अपना देश जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है उसमें खादी का कपड़ा सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसके कई कारण हैं। उसके एक दो कारण जो कि थोड़े से तांत्रिक कारण है, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, क्योंकि बाकी सारे जो कारण हैं वो कई बार आपने व्याख्यानों में, किताबों में पढ़े हैं, सुने हैं।
खादी के तंतु जो होते हैं, जो हाथ से कटा हुआ होता है और करके पर जो बुनाया गया होता है, उसका एक तंतु और हर उसका मान लो इस लंबाई का एक धागा है और उसमें मान लो 5000 बारीक बारीक तंतु है, तो हर तंतु के दो छोर दोनों तरफ के वो सूत से बाहर आ जाते हैं। और जब उसका कपड़ा बनता है तो ये जो बाहर आने वाले जो छोटे तंतु है वो अपने शरीर को स्पर्श करते हैं, कपड़ा शरीर को स्पर्श करता नहीं है। इसीलिए वो कपड़ा अपने शरीर पर जब खादी पहनते हैं तो अपने खादी कपड़ा पहना है ऐसा कभी लगता नहीं है, इसका कारण वही है। लेकिन जब कपड़ा चिकना होने की होड़ में, मिलों में उसको मर्सराइज किया जाता है, मर्सराइज बोले तो उसके जो तंतु जो बाहर प्रोजेक्ट हुए हैं उसको एसिड प्रक्रिया करके और थर्मल प्रक्रिया करके उसको जलाया जाता है और सूत चिकना बनाया जाता है, ताकि उसका कपड़ा जो है वो आसानी वो बहुत चिकना बने। लेकिन वो अपने शरीर के लिए सेहतमंद नहीं है। वो आप जब भी आप मिल का कपड़ा पहनते हैं तो आपको महसूस होता ही है, खादी का कपड़ा पहनते हैं तो जो तंतु आपको शरीर को स्पर्श करते हैं, कपड़ा स्पर्श नहीं करता। और वो जो गैप है उसी में हवा फ्रीली मूव होती है। और खादी का कपड़ा, खादी का सूत जो बाय नेचर अनइवन होता है, तो उसकी बुनाई करने के बाद उसमें काफ़ी सारे एयर पॉकेट्स रहते हैं और एयर पॉकेट्स रहने की वजह से और खादी का कपड़ा जो अपना पसीना या मॉइस्चर हवा का जो सोख लेता है, वो जब उसको इवेपोरेट होता है तो आपको जो ठंडक महसूस होती है खादी का कपड़ा पहनने के बाद, वो कपड़ा जब 15% पानी अब्सॉर्ब करने के बाद ही आपको खादी का कपड़ा गीला हुआ है ऐसा महसूस होता है। तब तक आपको खादी का कपड़ा गीला हुआ है ऐसा महसूस होता नहीं है। तो वो जो पानी और पसीना जो एब्सॉर्ब हुआ है वो जब इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेट होने के बाद जो ठंडक महसूस होती है वो खादी धूप में आपको जो खादी का कपड़ा अच्छा लगता है उसका ये महत्वपूर्ण कारण है। इसमें मुझे लग रहा है कि आज मैं देख रहा था काफ़ी सारे युवा लोग यहाँ हैं और थोड़ा 1-2 मिनट में मेरी थोड़ी बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं इंजीनियर रहा हूँ और 50 साल की उम्र तक कॉर्पोरेट में नौकरी करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये कोई मेरा क्षेत्र नहीं है जहाँ मैं अपनी ऊर्जा, मेरा हुनर, मेरा समय और मेरी शक्ति वहाँ उनको दे दे। तो मैं उसके बाद इस क्षेत्र में आया हूँ और कताई करने का मुझे बहुत आनंद आता है और वो आनंद बहुत लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो पिछले 6-7 सालों से मैं कताई सिखाने के लिए पूरे भारत भर घूमता रहता हूँ। इसमें मुझे ये महसूस हुआ है कि खादी के और कताई के लिए काफ़ी सारे युवा लोग आकर्षित हो रहे हैं। पिछले 6-7 साल में करीब 2500 से ज़्यादा युवक लोग 3 दिन का कताई सीखने का वर्कशॉप कर चुके हैं। उनमें से ज़्यादा लोग जो है वो अच्छी खासी नौकरी है, आईटी सेक्टर में है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अपने को जो करना है वो करने के लिए समय नहीं है। ऐसी हालत में वो कुछ ऐसे लाइफस्टाइल ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और कई सारे युवक आज भी अपने इर्द-गिर्द रहेंगे जो स्लो लाइफस्टाइल ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और वैसे वो लोग हमारे इसमें आए हुए हैं। तो 2500 से ज़्यादा लोग वो सीख चुके हैं। तो मुझे ये उम्मीद है, हमारा काम तो बीज बो के जाना है, बाकी बारिश आए, फसल आए ना आए वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये 2500 लोग आज अलग दृष्टि से विचार करना शुरू किए हैं, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। और उसी उम्मीद के साथ मैं ये काम लगातार करता रहा हूँ। खादी के मेरे हिसाब से 3 प्रकार होते हैं। एक जो है कि स्वावलंबी खादी, जो भी हम
कपास खेत से लाते हैं उसको खुद साफ करके उसको सिंचाई करके ऊनी बना के आधा कटाई करके आप कपड़ा बनवा लेते हैं और खुद इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप घर में रसोई करते हैं और अपने अन्न की जो ज़रूरत है वो पूरी करते हैं, वैसा घर का एक आदमी अगर 1 घंटा रोज काम करता है तो साल का 25 से 40 मीटर का कपड़ा आराम से बन जाता है, जो कि एक साल की अपने परिवार की ज़रूरत होती है। मैं हर रोज पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ, तो मेरा 40 से 50 मीटर कपड़ा आराम से होता है, जिसकी में हम चादर टॉवेल वगैरह भी बना सकते हैं पूरे परिवार के। तो पिछले 12 साल से मेरे सूद के ऊपर परिवार पूरा चल रहा है। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये कोई स्वप्न रंजन नहीं है, ये जो कोई आदमी करना चाहता है और दिल से करेगा तो हर एक के लिए पॉसिबल है। आज हम इसमें बैठे हैं और मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था कि अकेला यहाँ कटाई करके बैठा हुआ। मेरी उम्मीद थी कम से कम 10, 12, 50 लोग यहाँ आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद है अगले साल अगर आप सहयोग दें तो हम आपको सिखाने के लिए जिनको भी ये सीखना है वो सिखाने के लिए हमारा पूरा कोशिश ये रहेगा, हमारा पूरा योगदान साथ में आपके साथ रहेगा। और जो जहाँ भी जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, जिसको भी जहाँ भी कटाई सीखने के लिए कुछ लोग मिल जाएंगे और वो जरूर अपनी तरफ से आप आगे आएंगे। ऐसा पकड़ के आप बोलेंगे या देखिए 4-5 लोगों को सिखा दीजिएगा, तो ये नहीं होता है। अपनी तरफ से जब आगे आते हैं तो ये हो सकता है। तो इतने शब्दों से मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माधव जी। माधव जी को आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह वो युवाओं के बीच में खादी को लेके काम कर रहे हैं और किस प्रकार युवा पढ़े लिखे जो डॉक्टर इंजीनियर हैं वो भी किस तरीके से कटाई की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और कटाई रोजगार का बेशक साधन ना हो, लेकिन फिर भी आत्मशुद्धि का, आत्मबल का और मेडिटेशन का काम उनके लिए कर रहा है, इसीलिए वो उसके ऊपर आकर्षित हो रहे हैं। हमारे दूसरे वक्ता हैं चिन्मय मिश्र जी। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी बात रखेंगे। मंच पर विराजमान बहुत सारे हमारे विशिष्ट जन, आप सब जो यहाँ बैठे हैं, अगर सुनना चाहें तो बहुत अच्छा है, अगर चाय चाहें तो बाहर भी पी सकते हैं। दरअसल ये बात ही समझ नहीं आ रही है कि हम कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं। हम अगर किसी को सुनना नहीं चाहते हैं और गांधी जी तो और असहमति जिससे है उसको नहीं सुनना चाहते हैं, तो बहुत अजीब बात है। जैसा आप बीच में बहरहाल खादी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खासकर जैसा अभी अशोक जी ने भी बताया, बताया है, एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। और असल में किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल हम जब 4x6 के एक मोबाइल में घुस जाते हैं तो दुनिया के सारे नज़रिए हमारे सामने से अलग हट जाते हैं। हमारा दिमाग जो है वो उसमें लगता है, पूछता है, कहीं देखते हैं, नहीं देख पाते। इसलिए आँख खोलना है। आज जब आप सवेरे यहाँ कटाई कर रहे थे तो बहुत हमने जिनसे अपने जीवन का ये सीख ली है, महेंद्र भाई की याद आ रही थी कि महेंद्र भाई किसी भी कार्यक्रम में एक कोने में अपना बैठते थे और उनका कटाई लगातार चलती रहती थी, कभी भी वो बिना कटाई के नहीं बैठते थे। तो हम बात शुरू करते हैं खादी से। ये बात 1915 की है। महात्मा गांधी लौटे हैं दक्षिण अफ्रीका से। यही वो समय है जो कि एक किस्म से पहली
जो औद्योगिक क्रांति है उसका ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। एक किस्म से उसकी रोमानियत पूरी दुनिया में फैली हुई है, रोमांटिसिज्म उसका है, और उस वक्त गांधी यहाँ लौट रहे हैं। एक किस्म से दूसरी क्रांति की शुरुआत है, पहली क्रांति अपने तरीके से हो चुकी है। सारी दुनिया अभिभूत है इस औद्योगिक क्रांति से। गांधी जहाँ से आते हैं, इंग्लैंड से, दक्षिण अफ्रीका से लौट करके जब आते हैं और जब बात करते हैं 1915-16 में, तो खादी की बात करते हैं, बड़ी हंसी उनकी उठती है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मिलों का युग है और आप खादी की बात कर रहे हैं, आप खादी नहीं बना पाएंगे। ये तब की बात है जब गांधी ने चरखा नहीं देखा है। उनकी आत्मकथा में एक हिस्सा है यह चरखे की खोज। और गांधी कहते हैं कि अगर मैं खादी नहीं बना पाया तो मैं नंगा रहूँगा। इससे इस खादी का महत्व समझिए कि गांधी कहते हैं कि अगर मैं खादी नहीं बनवा पाया, खादी अगर आगे पूर्णतः भारत में नहीं बन पाई, तो मैं फिर नंगा रहूँगा और पहनूंगा तो खादी। इसलिए हम सब जो यहाँ बैठे हैं, अगर हम गांधी की विरासत को मानते हैं तो हमें खादी पर एक वस्तु से ज़्यादा बात करना पड़ेगी कि वो क्या चीज़ है। विनोबा कहते हैं गांधी खादी के विज्ञान के प्रणेता हैं। अगर उन्होंने खादी के विचार की व्याख्या न की होती तो मुझे शक है कि हमें स्वतंत्र रूप से कभी भी ये नहीं सूझता। मैंने एक बार कहा था, अगर गांधी अहिंसा के प्रवर्तक की तरह नहीं उभरते तो भी संभवतः कोई और आता, क्योंकि यह भारत की ऐतिहासिक जरूरत थी, इससे बचने का कोई और रास्ता नहीं था। वो कहते हैं कि अहिंसा नहीं, अगर बापू नहीं होते तो अहिंसा का प्रवर्तक कोई और बनता, पर खादी का नहीं बन पाता। मैंने गांधी को लेकर अहिंसा के संदर्भ में जो बात कही है वो खादी पर लागू नहीं होती। अगर गांधी ने खादी को प्रतिपादित नहीं किया होता तो यह विचार हमारे मन में कभी नहीं आता, क्योंकि ये धारा के सर्वथा विपरीत था। ये धारा के सर्वाधिक विपरीत विचार था। इतना ही नहीं, ये उस समय लोगों को बहुत मूर्खतापूर्ण भी प्रतीत हुआ था। हम सब विदेशी दर्शन व्यवस्था से पोषित हैं, हम जिसने भी अर्थशास्त्र पढ़ा है, इसलिए गांधी के नज़रिए को हमें खास तरह से समझना है, खादी को भी खास तरीके से समझना है। तो यहाँ से जब खादी के बारे में इतनी स्पष्टता के साथ एक व्यक्ति उतरता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पिछला 28-30 साल का जो अनुभव है वो इस देश का नहीं है, उससे पहले इंग्लैंड के बाद में दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं और यहाँ लौट करके जिस सिद्धांत को वो प्रतिपादित करते हैं वो खादी है। वो और कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये देश में घूमने जाने से पहले भी वो खादी की बात कर रहे हैं। और इसीलिए विनोबा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको आप बहुत ध्यान से सुनें। सर्वोदय के दर्शन में खादी का स्थान अनूठा है। हमें यह समझना होगा कि हम भले ही अन्य 1001 कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर लें, लेकिन यदि खादी के कार्य में असफल हो जाते हैं तो गांधी की विचारधारा पर चलने का दावा खो देते हैं। ये विनोबा कह रहे हैं। इस पर हम सबको बहुत गंभीरता से इस सर्वोदय सम्मेलन में विचार करना है, और इसलिए इस पर विचार करना है कि ये राष्ट्र के जो व्यवस्थापक हैं वो खादी के पीछे क्यों पड़े हैं, वो खादी को क्यों छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। क्योंकि विनोबा ये कहते हैं कि इस कार्य में अगर हम असफल हो जाते हैं तो गांधी की विचारधारा पर चलने का दावा भी खो देते हैं और परोक्ष रूप में अपनी हार भी स्वीकार करेंगे। यदि हमें बहुत
स्पष्टता से कहते हैं कि यदि हम खादी को अव्यावहारिक मानते हैं तो सामूहिक अहिंसा का विचार खतरे में। ये खादी बुनकर और तमाम सारे लोगों के साथ जो गांधी जोड़ते हैं, जिस अहिंसा से जोड़ते हैं कि अगर खादी खतरे में है तो अहिंसा भी खतरे में। और आज आप देख रहे हैं पिछले 25-30 साल का जो दौर है वो कैसा दौर है। वो आपको सुनना भी, जो कुलकर्णी जी ने बताया कि वो तंतु आपके शरीर को छूता है, वो तंतु आपको चेतन रखता है। दो बिल्कुल अजीब सी बातें हैं। एक महात्मा गांधी जिन्होंने अपने जीवन में करीब करीब कपड़े छोड़ दिए, वो खादी पर ये बात करते हैं। और एक हमारी लंबी 3-4 घंटे की भेंट जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी से। आचार्य विद्यासागर जी इस वक्त खादी पर बहुत काम कर रहे हैं। उनके यहाँ बहुत सारे चरखे हैं, करघे हैं, चरखे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। वो जिस तरीके से कपड़े को व्याख्यायित करते हैं, कपड़े की पूरी मानसिकता को व्यवहारित करते हैं, अनायास हमारे मुंह से निकला, हम और सब दोनों से अनायास निकला कि महाराज आपने तो 7 साल की उम्र में कपड़ा छोड़ दिया था, 70 साल 80 साल हो गए कपड़ा छोड़। कि कपड़े की इतना महत्व और कपड़े के खुरदरेपन पर इतनी लंबी बात। वो कहते हैं कि जीवन तो गृहस्थ के लिए है, उसको तो समझाना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही हमें इस देश को समझाना पड़ेगा कि खादी क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, इस धरती के सर्वाइवल के लिए, बचाव के लिए। अभी उस दिन भी प्रभु जी परसों ही बात कर रहे थे कि क्यों यूरोप और सारे दूर खादी की इतनी पॉपुलरिटी है, और कोरोना के बाद लोगों को क्यों समझ में आ रहा है कि इसके वैज्ञानिक क्या तरीके हैं, ये किस तरीके से छूटा है। तो ये जो बात है, जो गांधी ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, खोज के आपको एक आविष्कार दे रहे हैं, उस आविष्कार से आप कैसे बचेंगे। एक और बात जो हमें देखना है, हमसे बहुत कहा जाता है कि मिल का कपड़ा तो बहुत सस्ता होता है और उसके मुकाबले खादी क्यों नहीं होगी। पर मिल के कपड़े से जब आप तुलना करेंगे, उसमें एक सिर्फ आपका पैसा है कि आपको लग रहा है कि खादी आप 200 रुपये मीटर खरीद रहे हैं या 100 रुपये या 80 रुपये मीटर खरीद रहे हैं, मिल का कपड़ा आप 25 रुपये खरीद रहे हैं। उसमें कौन सी और कास्ट इन्वॉल्व है? कभी आपने सोचा मिल के कपड़े? वो मिल बिजली से चलती है, उसमें हजारों करोड़ रुपया लगता है, वो पैसा भी आपका है। वो जो अथाह यातायात लगता है, जो उसमें कितने सारे केमिकल्स लगते हैं, जो प्रदूषण होता है, वो सब आपकी जेब से जाता है। अंततः आप देखेंगे कि 1 मीटर कपड़े पर जो समाज है उसका कितना पैसा उस 1 मीटर मिल के कपड़े पर लगता है और खादी पर कितना लगता है। किसी केमिकल डाई के कपड़े की एक टी शर्ट पे 2,500 से 3,000 लीटर पानी लगता है, उसको मॉइस्चराइज करने पे पानी लगता है, सब लगता है। तो हम जब कॉस्ट की बात करते हैं, लोगों को समझाने की बात करते हैं, तो हमें वो बातें भी अपने सामने दिखाना पड़ेगी। ये हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खादी को सिर्फ रोजगार से जोड़ करके वो उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण भी है। गांधी कहते हैं कि अगर व्यक्ति के पास रोजगार होगा तो ही उसमें गरिमा बचेगी। आज व्यक्ति की गरिमा खत्म हो रही है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। ये जो सड़क किनारे रामनवमी पे माँ बहन की गाली देते आपको मिलते हैं, जो राम अपनी माँ के कहने पर 12 साल वनवास को चले जाते हैं, उनकी नवमी पर जो दिखते हैं वो बेरोजगारों की भीड़ है। तो इसको जब आप जोड़ेंगे, इसको खादी को जब सोचेंगे, इसकी सैद्धांतिक तौर पर, इसको दार्शनिक तौर पर, एक देश के नाते कैसे संगठित होगी खादी, और इसमें हम सर्वोदय लोगों का क्या योगदान हो सकता है। जो रोजगार है वो अपनी जगह है। आज कल भी जैसे मैंने
कार्य समिति की बैठक में भी इस बात को कहा था कि सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त खादी के बुनकरों को बचाने की है। बुनकरी खत्म है खादी की। वो बिल्कुल शुद्ध खादी बुनने वाले बुनकर सारे बुनकरों की संख्या में से 5% भी नहीं बचेंगे। वो एक खत्म होती हुई नस्ल है, उस नस्ल को कैसे बचाएंगे? कत्ते की जो बात है वो कत्ते की बात है, किस तरीके से आप सूत काटने वालों को बचाएंगे? आपको ये देखना होगा कि सोलर एनर्जी पर से अगर सूत कत रहा है तो क्या उसको आप हाथ का कटा मानेंगे? एक मशीन जो इस इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है या सूरज से चल रही है, क्या वो मशीन में फर्क आएगा? क्या वो मनुष्य को रिप्लेस नहीं करेगी? उसका स्थानापन्न नहीं बनेगी? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो सर्वोदय समाज को करना है, ये उसकी जवाबदारी है। क्योंकि विनोबा ये कहते हैं कि अगर हमने 1001 काम भी किए और अगर खादी का काम नहीं किया तो हमने कुछ नहीं किया, हम असफल हैं। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से अपनी बात को करना है। अंत में मैं ये थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। गांधी कहते हैं कि देश के समक्ष एक सबको यथा योग्य पूजा पद्धति होना चाहिए। एक ऐसी पूजा पद्धति जिसको सब लोग अपना सकें, ऐसी पद्धति जिसको बच्चा भी कर सके। अलग अलग धर्म की जो पूजा पद्धतियां हैं वो एक दूसरे से भेदभाव फैलाती हैं, उनसे भेद पैदा होता है। पूजा पद्धति ऐसी होना चाहिए कि जिससे देश में भाईचारा बढ़े, सब लोग मिलजुल करके काम करें, जो है एक दूसरे से बांटें। बोले इस विचार के चलते चरखा मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बिल्कुल परिपूर्ण पूजा की पद्धति हो सकती है। और यदि ग्राम स्वराज की बात हम करते हैं और सोचते हैं तो वो बिना खादी के संभव नहीं है। और याद रखिए कि खादी का मतलब सिर्फ खादी का कपड़ा नहीं है, वो पूरी विचार पद्धति है, वो पूरी विचार पद्धति है। जब उस विचार पद्धति को समझेंगे तो हम बुनकर को भी समझेंगे, बुनकरी भी समझेंगे, कत्तिन भी समझेंगे, रंगाई वालों को भी समझेंगे, छपाई वालों को भी समझेंगे। आज फिर वही परिस्थितियां लौट रही हैं 1915 वाली, जब गांधी लौटे थे। बेरोजगारी आज उसी चरम पर है, रोजगार नहीं है, सांप्रदायिकता उसी तरीके से हम सबके सामने है। तो कैसे इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे? और वो तब गांधी कहते हैं मेरा तो एक ही संदेश है और वो है खादी। तुम मेरे हाथ में खादी हो, मैं तुम्हारे हाथ में स्वराज हूँ, मैं तुम्हारे हाथ में स्वराज हूँ। अगर एक नए समाज की कल्पना, एक भेदभाव रहित, सांप्रदायिकता से रहित समाज की परिकल्पना करना है तो खादी विचार और ग्रामोद्योग के अलावा शायद कोई और रास्ता नहीं है। गांधी कहते हैं मेरी जो योजनाएं हैं, जिद हैं, कमजोरियां हैं, आप उन्हें चाहे किस नाम से पुकारें, उनमें खादी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ये पवित्र वस्तु है। आप सोचिए खादी का अर्थ क्या है। चरखा मुझे, गांधी कहते हैं चरखा मुझे स्वस्थ रखता है और तब मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। चिंताओं का बोझ मैं भगवान के ऊपर डाल देता हूँ, क्योंकि उससे सशक्त कंधे किसी और के पास नहीं है। इसलिए हम जब यहाँ बैठे हैं तो खादी को एक नए किस्म से, एक नए विचार के साथ, उस गांधी विनोबा के विचार के साथ में, क्योंकि अभी मात्र एक नए तरह से खादी को आविष्कृत हुए मात्र 100 साल हुए हैं। आज हमारे सामने पुनः मौका है अपने आप को बचाने का, इस देश को बचाने का। एक कोशिश बहुत ज़रूरी है जो खादी के माध्यम से हो सकती है और संभव है। इसलिए ये समझ में आता है कि दुनिया बदलने के जो कुछ रास्ते हैं उनमें खादी एक है। इसलिए जो दुनिया को बदलना नहीं चाहते, खादी उनके लिए एक परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि खादी आपको गरिमा देती है, खादी आपको सिर उठा के जीने की ताकत देती है,
खादी इस सबसे आगे आपको एक मनुष्य बनाती है, एक दूसरे मनुष्य से प्रेम करना सिखाती है। इसलिए खादी को वो सारे लोग जो मनुष्यता के खिलाफ हैं वो खादी की भी खिलाफत करेंगे। हमें इस बात को ध्यान रखना है। आप सब ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिन्मय मिश्रा जी ने आपको खादी के दर्शन के बारे में बताया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गांधी ने खादी को क्या सोचा क्या नहीं सोचा, और जो 1915 में खादी की स्थिति थी और किस प्रकार उन्होंने देश को उसके माध्यम का उपयोग करते हुए स्वतंत्रता दिलाई है। और उन्होंने फिर इस और इंगित किया है कि आज फिर हम 1915 वाली स्थिति में जा रहे हैं, मतलब उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। तो उस दर्शन में आप लोगों ने सुना है उनकी बात। जब ये ओपन सेशन होगा आप अपनी बात रख सकते हैं। अभी जी आइए साहब, एक बात और कहना चाहते हैं मिश्रा जी। दरअसल ये अध्यक्ष जी से आग्रह था, आप सदन से भी आग्रह था कि मेरे मन में एक विचार हम सबको देख के आया है, यहाँ ख्याल नहीं है, कि हम लोग ऐसी कोशिश करें कि जब हमारे सम्मेलन हो तो उसमें हम सब गांधी टोपी जरूर पहनें। तो माधव जी को आपने सुना, माधव शास्त्र प्रभुदेव जी को, वो कैसे युवा के बीच में खादी ले जा रहे हैं, और मिश्रा जी को आपने सुना उसके दर्शन के, खादी के दर्शन के बारे में सुना। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति जॉनीवल वर्मा जी हैं, वो एक खादी संस्था भी चलाते हैं। तो खादी का आपने अभी जो माधव जी से सुना, जो मिश्रा जी से सुना, और उसके बाद खादी को जीवित रखने के लिए क्या आज कठिनाई हो रही है, वो बात बताएंगे जॉनीवल वर्मा जी। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। भाइयों और बहनों, आज खादी के विषय में चर्चा हो रही है कि हम खादी को कैसे बचाएं। साथियों, गांधी की खादी लुप्त हो गई। जो गांधी ने खादी बनाई थी और गांधी ने जो सर्टिफिकेट दिया था चर्चा से, वो खादी आज लुप्त हो गई है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने इसका इतिहास आपको बताया, लेकिन मेरा ये मानना है कि खादी के गांधी ने जो विचार दिया, उसने कहा था कि खादी वस्त्र नहीं विचार है। खादी वस्त्र नहीं था, एक आजादी का अस्त्र शस्त्र था। आज लोग कह रहे हैं कि गांधी ने चरखे से आजादी प्राप्त कर ली। वास्तव में गांधी ने चरखे से आजादी प्राप्त की। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जाते थे, ऐसी स्थिति थी कि हमारे 5-5 रुपये 10-10 रुपये के लिए महिला तड़पती थी कि हमें रोजगार दे दो। वहाँ रोजगार कुछ नहीं था ग्रामीण क्षेत्र में जिस समय गांधी खादी लेके आया था चरखा सिंह के। आज तो लोग कहते हैं कि गांधी ने क्या किया। अरे गांधी ने वो कर दिया जो आज तक आप जिंदगी में नहीं कर पाओगे, आगे भी नहीं कर पाओगे। अब हमारे गांधी ने जो बात कही उस पर हमारी खादी संस्थाएं नहीं चली। गांधी ने एक विचार दिया था कि देखो, आज़ादी का लक्ष्य था, सब जगह आज़ादी दी है, उस चरखे को आप गांव-गांव में ले जाइए और लोगों को रोजगार दीजिए। इसके बीच में चरखा संघ आया जो सर्टिफिकेट देता था जो खादी का, वो खादी प्रमाणित खादी जब आई कि खादी कब बोलते थे, हैंडलूम एंड हैंड स्पिनिंग, जो हाथ से बुनी हुई हो, जो हाथ से कटी हुई हो, उसको खादी बोलते थे। और खादी पहनना, गांधी ने पहले शब्द में कहा था जो काटेगा वो पहनेगा, लेकिन इस सूत्र को भूल गए बिल्कुल। जो काटता है वो भूल गए और खादी कमीशन की स्थापना हुई। चरखा संघ के टाइम में खादी कमीशन की स्थापना हुई और खादी कमीशन ने भरपूर पैसा दिया संस्थाओं को। संस्थाएं भूल गई गांधी को और कमीशन के पीछे लगे। कमीशन के पीछे लगने पर संस्थाओं में कोरियर का विस्तार हुआ, गलत खादी का विस्तार हुआ। वो विस्तार हम लोगों को खा गया।
इसके बावजूद फिर विनोबा जी, गांधी जी चले गए, विनोबा जी आए तो विनोबा जी ने कहा था कि असरकारी खाद्य। साथियों, संस्थाओं को हमेशा हम खादी मिशन की मीटिंग में रहते थे, हमेशा यहाँ हर साल ये मीटिंग होती थी खादी कम्युनिटी मिशन की, जिससे विनोबा जी थे ऑर्गेनाइजर और वाल्मीकि भाई थे संयोजक। हम लोग तो हमेशा वो कहते थे कि सरकार की राशि को छोड़ दो, सरकार की सहायता को छोड़ दो अगर संस्थाओं को बचना है तो। लेकिन ये लोग क्या है कि पैसे के अंदर मत हो गए संस्थाएं इतनी मत हो गई कि उनको पैसा खूब मिल रहा था उस समय तक, और संस्थाएं मस्ती से उत्पादन कर रही थी, बेच रही थी, खा रही थी। साथियों, उस समय हमारा वेतन क्या था, आपको सुन के आजाद होगा, 70 रुपये वेतन था। और जो मास्टर थे गवर्नमेंट के, उनको 50 रुपये या 40 रुपये पैसे मिलते थे। आज हसल क्या है, खादी वालों के वो 5,000 10,000 से ऊपर नहीं है, और वो गवर्नमेंट वालों को लाख रुपए से ऊपर मिल रहे हैं। क्या खादी का असर नहीं है? ये अपने आप को दिखाई दे रहा है खादी का असर क्या हुआ? उनके पास में आप पैसे नहीं देने के लिए, अब खादी का असर क्यों हुआ? खादी विनोबा जी ने जो कहा उसका कहना किसी ने माना नहीं। तो फिर क्या हुआ कि इंदिरा जी के सामने जो वक्ता थे ना, खादी वाले सब नेता थे, कम तो थे नहीं किसी से, तो वो बोलते थे इंदिरा जी को यार गुस्सा इस पर कि इनको क्यों नहीं थोड़ा सा डाउन किया जाए। तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक आरोप उठा दिया, जांच आई कि संस्थाओं की जांच की जाए। संस्थाओं की जांच में सब खादी वाले तरफ उठे। अब क्या करें? तो फिर लोग भागे इंदिरा जी के पास में, उत्तर प्रदेश में हमारे गोकुल भाई बढ़ते उस समय माने हुए हस्ती, तो ये गए विनोबा इंदिरा जी के पास। इंदिरा जी ये क्या कर रही हो, देश की खादी संस्थाएं सब डूब जाएगी। तो इंदिरा जी को ठीक है, चलो ठीक है। फिर इंदिरा जी ने क्या सोचा कि इसमें अध्यक्ष है, इसमें मंत्री है, सभी संस्था में यही लोग घालमेल कर रखी है, तो इंटरलॉकिंग लागू करना। इंटरलॉकिंग लागू करने के बाद में संस्थाएं तरफ उठी, एक संस्था का, फिर किसी संस्था के 4 जगह अध्यक्ष था, कहीं 5 जगह अध्यक्ष था, कहीं मंत्री था, कहीं सदस्य था। उन्होंने कहा एक संस्था में एक जगह पदाधिकारी पार्टी के नहीं हो सकते। तो फिर मुसीबत आ गई संस्थाओं के सामने बहुत बड़ी। अब वो छटपटाने लगे तो गोकुल भाई और आपके उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री थे, इन दोनों ने विचार किया कि क्या करें। तो इंदिरा जी के पास लगे, इंदिरा जी को कहा साहब जब जो लोग कॉर्पोरेट बनाते हैं उसके अंदर बेटा भी बेटा भी सदस्य होता है, बाप भी सदस्य होता है, तो भी सदस्य होती है, और परिवार भी सदस्य होता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, सदस्य भी यही तो सोसाइटी है, इसमें क्यों नहीं हो सकता? तो इसमें के 2 जगह ज़्यादा नहीं हो सकता, फिर चलो। तो इससे भी संस्थाओं का सरल। इसके बाद में आगे क्या हुआ कि ये जो कठिनों को जो रोजगार दिया जाता था ट्रेडिशनल सर्किल पर, ये बहुत अच्छा रोजगार था ट्रेडिशनल सर्किल पर। जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहाँ बिजली पानी नहीं है, वहाँ हमारा आदमी जाता और उनको रुई दे के आता या ऊन दे के आता, और वो उन देशी ऊन होती थी और देशी रुई होती थी, उसके अच्छा रोजगार मिलता था। लेकिन अभी जो अटल बिहारी वाजपेयी और वो आए, उस समय उन्होंने क्या किया कि भाई कठिनों और बुनकरों को ये जो आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन्होंने कहा कि साहब नगद पेमेंट गलत हो रहा है, नगद पेमेंट नहीं किया जाए और उनको बैंक से पेमेंट किया जाए। अब साथियों आप विचार करिए, एक कठिन 200, 300, 400 रुपये महीने की लेती है और वो बैंक से क्यों फाइनेंस करने के लिए जाएगी? उसको तो उसी समय चाहिए पैसा जिस समय उसको आवश्यकता है। भाई कठिन को पेमेंट भुगतान करने के लिए दिया, उसको पैसा चाहिए, लेकिन वो कहते हैं आप बैंक में जमा करो। तो बैंक में जमा कराने के बाद वो कब जाएगी पैसे लेने के लिए, इसीलिए वो किसी भी पर। तो ये जो हर्ष हुआ, ये संस्थाओं के कारण से भी हुआ और गवर्नमेंट पॉलिसी कारण से बहुत ज्यादा हुआ। अब गवर्नमेंट पॉलिसी भ्रष्टाचार की वो आने लगी पूरी तरह से। जब भी कोई भी पार्टी आती और वो आती तो किस आप जाओ हमको क्या दो, अगर नहीं दोगे तो आपके ऊपर चार्जेस लगाने से क्या होगा, उससे रिबेट भी रुक गई और उसका जो फाइनेंस चीज थी वो भी बजट में रुक गई, तो वो रोता रहे। बड़ी संस्थाएं तो पनपती नहीं, छोटी संस्थाएं आज इतनी मदद सेवा है कि हमारे राजस्थान में तो कि आप पूछो ही मत, कोई 10-5 संस्थाएं होगी जो मतलब सुपर है, बाकी कुछ संस्थाएं कम है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे गोकुल भाई साहब थे,
वो चेयरमैन थे खादी बोर्ड के, तो मैं भी एक इंस्टीट्यूट चला रहा था, तो मैंने कहा था हमने पैसा नहीं दिया किसी को भी, चाहे ऑडिट हो चाहे कोई भी हो। तो मैंने गोविंद भाई साहब को कहा, गोविंद भाई साहब आप जो ऑडिट कराते हैं वो हमारे से मांगते रहते हैं, खाना पीना सब वहाँ से रहते हैं, तो अब कहाँ से दें? तो उन्होंने कहा उनको DA मिलता है, बेटे उनको कुछ बंद देता। हमने उनको बंद कर दिया, लेकिन हमारी वो डिबेट रोक गई। तो हम करें क्या? कुएं में पड़े या गड्ढे में पड़े? तो साथियों, खादी पर इतना बड़ा बोझ है, जब तक हमारे बाल विजय भाई कुमल बहन आई, हमारे राजस्थान के पदाधिकारी खोल पड़े, सभी पदाधिकारी बन गए राजस्थान के लोग, कुमल बहन की मेहरबानी से चेयरमैन की। अब वो मीटिंग में जाते, फाइनेंशियल मीटिंग में CEO से तो डरते थे, CEO जो कहता वो काम नहीं करते, तो उनके फाइनेंस जाओ किसकी ऑडिट हो जाए कि जांच करो क्या कर रही है, तो वो कोई नहीं बोलते। कहीं ने तो हमारे से आपका इस्तीफा दे दिया कि साहब अब तो उस मीटिंग में नहीं रही। अरे भाई क्यों नहीं रहोगे? आपको तो ऊंचा पद पे दिया है, तो संस्था को भला करने के लिए जाओ ना। तो संस्था का भला कोई नहीं करता। ये सरकार की पॉलिसी है कि मारना है तो मारना है, चाहे आप कितने भी सदस्य बन जाओ होंगे। तो जो आदमी संस्था का, जैसे हमारी जो संस्था है सर्व सेवा संघ, इसके पदाधिकारी अगर इसकी जिम्मेवारी लेते हैं तो लड़ सकते हैं और उनसे मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो कौन सी ऑडिट करने के लिए आए हैं? ऑडिट करने के लिए तो संस्था की एक संस्था को मारेंगे। हमने संस्था संघ में भी एक बार 4-10 बार कहा था, साथियों अगर संस्था संघ का अध्यक्ष बनाना है तो बिना संस्था के सदस्य को बनाइए, जो पदाधिकारी नहीं। अब वो पदाधिकारी रहेगा तो उसको जो संस्था का मुकाबला नहीं कर सकता किसी का। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि खादी पहनने का विचार रखिए, और संस्थाओं पर बहुत बड़ा बाहर आ गया है और संस्थाएं बहुत बड़ी दुखी हो गई है। आप लोग भी खादी पहने और खादी वस्त्र को अपनाएं। खादी ही एक ऐसी चीज़ है जो लड़ाई लड़ सकती है सरकार से। और आज के टाइम में अभी जो टाइम चल रहा है सर, ऐसा टाइम चल रहा है कि इंदिरा गांधी से और कांग्रेस से भी बेहतर है। यहाँ अभी ED और CD और CBI तीनों मतलब इन नेताओं पर लागू होती है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप खादी पहने और खादी को बढ़ावा दें। जी धन्यवाद। धन्यवाद ज्योतिमल जी। आपने 3 वक्ताओं को सुना, तीनों ने अलग अलग तरीके से बात करी है। सभी आप लोगों ने सुना, जब आप में से आपको मौका दिया जाएगा आप बोलेंगे। अभी हमारे एक वक्ता और हैं जो पर्यावरण के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, और पर्यावरण मतलब इसमें सारा संसार, सारा ब्रह्मांड शामिल है। चाहे जमीन की बात हो, जंगल की बात हो, पानी की बात हो, कोई भी बात हो। राजेंद्र सिंह जी का नाम आपने सुना होगा पहले। पानी के ऊपर मुख्यतः काम करते हैं, लेकिन खादी के ऊपर भी अपनी पकड़ रखते हैं, खादीधारी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो कृपया आएँ और अपनी बात रखें। डॉक्टर राजेंद्र सिंह। बापू की विरासत के नायकों, सेवकों और मित्रों, मंच पर सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष और कार्य समिति के सदस्य, और मैं ये जानता हूँ कि 100 साल में संस्थाएं मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, 50 साल में ही हो जाती हैं, लेकिन खादी बापू की संस्था नहीं, वो बापू की विरासत है, वो बापू का विचार है। और बापू ने जिस बुनियादी विद्या से इस देश की गरीबतम महिलाओं से शुरू करके अपना चरखा, उस चरखे से इस देश को आज़ादी दिलाई, वो सबको याद है, सब जानते हैं। लेकिन हम उस चरखे को काल चक्र में उस चरखे का चक्र चलाना भूल गए, क्योंकि ये जो काल चक्र है, इस काल चक्र में चरखा थोड़ा समय लेता है। पर दोस्तों एक बात मान लेनी चाहिए कि खादी एकमात्र अहिंसक इकोनॉमी का शास्त्र है।
केवल अहिंसक अर्थतंत्र को चलाने और बनाने वाला, जो इस दुनिया का सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता था, और केवल रोजगार नहीं, स्वाभिमान पैदा करता था, गौरव पैदा करता था और लड़ने की, अन्याय का प्रतिकार करने की ऊर्जा देता था, वो खादी थी। और उस खादी में कुछ भी बाहर का नहीं था, वो उसी समाज के अंदर का हथियार था, चरखा, उसी समाज के द्वारा पैदा की हुई कपास और उसी समाज के द्वारा तैयार किया हुआ कपड़ा था। इसलिए इस इकोनॉमी को यदि दुनिया में कोई अहिंसक इकोनॉमी देखनी हो तो खादी आज की दुनिया में सबसे बड़ा अहिंसा का अर्थशास्त्र है, जहां हिंसा नहीं होती, जहां पूरे का पूरा काम गरीब से गरीब इंसान को आगे बढ़ा के लेके जाता है। जिनमें मिश्र जी ने खादी का दर्शन हम लोगों को बहुत गहराई से समझाया। उस काल का, जब विनोबा जी जीवित थे, उस काल में खादी जिस विचार और जिस दर्शन से शुरू हुई थी, उन्होंने उस काल की बहुत सारी घटनाओं को पढ़ के बताया। मुझे हमेशा ये लगता है कि जो सच्ची चीज होती है, जो सनातन होती है, वो हमेशा परिवर्तनशील होती है, उसमें बदलाव होता रहता है। वो बदलाव के बिना सनातन हो नहीं सकती। सनातन का मतलब है सदैव नित्य नूतन निर्माण करना। इसलिए खादी में जिस तरह के निर्माण की, जिस तरह के परिवर्तन की जरूरत थी, वो हम नहीं कर सके। मुझे याद है कि 1980 में हमने खादी शुरू की थी और 20 साल तक सिद्धराज ढड्डा जब तक वहाँ जाते आते थे, वो हर बार केवल खादी की बात करते थे अपने स्वराज के प्रयोग क्षेत्र में। 20 साल तक चलाई और 20 साल के बाद हमें लगने लगा कि अब हम इस खादी को नहीं चला सकते। इसलिए हम केवल किसी विचार को प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम केवल बापू के सेवक हैं, बापू की विरासत के पोषक हैं, बापू की विरासत के नायक हैं, जो भी आप लोग अपने को मानते हो, मान सकते हो। लेकिन जो कालचक्र है, जो समय का बदलाव है, उस समय के बदलाव में लड़ना ही पड़ता है। उस समय के बदलाव में अन्याय का प्रतिकार करने के लिए संघर्ष और सत्याग्रह किए बिना गाड़ी आगे नहीं जाती। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने संस्थाएं बनाकर, उन संस्थाओं ने जो एक आराम जीवन जिया, उसके कारण खादी में जिस तरह के परिवर्तन की जरूरत थी, उस परिवर्तन को भूल गए। मैं खुद अपनी असफलता बताने को तैयार हूँ। मैंने 1984 में सिद्धराज जी भाई साहब के साथ मिलकर जयपुर के और बहुत सारे खादी संस्थाओं के साथ मिलकर शुरू किया। 20 साल तक हमने बहुत अच्छे से चलाया, दरी बनाते थे, सब मोटी मोटी चीजें बनाते थे। लेकिन जब हमें लगने लगा कि अब हमें कुर्ता बनाने वाला, कपड़ा तैयार करने वाला कारीगर अब हमारे इलाके में नहीं बचा है। पहले सारे बलाई, रात बलाई खादी बनाने का काम करते थे और उनको जितनी मजदूरी चाहिए, अब 300 रुपए रोजाना खादी का कपड़ा तैयार करने वाले कारीगर को हम नहीं दे पाते। ये सब षड्यंत्र है सरकार का। सरकार ने जो मिनिमम वेज तैयार किए, उन मिनिमम वेज को यदि आप फॉलो करोगे तो खादी बनाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम खादी को नहीं चला सकते। खादी चला सकते हैं। खादी का काम केवल कपड़ा बनाना नहीं होता। खादी का काम उस विद्या का काम है जो हमारे स्कूलों में दी हुई शिक्षा के विरुद्ध है। ये जो आधुनिक शिक्षा है, इस आधुनिक शिक्षा ने जिस तरह से हमारे मस्तिष्क को प्रदूषित किया है, उस मस्तिष्क को प्रदूषित करने के लिए केवल मैकाले एक अकेला आदमी नहीं था, और कितने सारे मैकाले थे, और हमारे देश के बहुत सारे मैकाले थे जो इस आधुनिक शिक्षा को बढ़ा रहे थे। लेकिन इस आधुनिक शिक्षा ने हमारे मस्तिष्क को
गांव में खादी नहीं बना पा रहे, क्योंकि ये जो प्रदूषण है प्रकृति के शोषण का, प्रकृति के अतिक्रमण का और प्रकृति का प्रदूषण बढ़ाने का, ये इस आधुनिक शिक्षा से जन्मा है। इस खादी की अहिंसक विद्या में वो नहीं है। खादी की अहिंसक विद्या में केवल प्रकृति का रक्षण, संरक्षण और पोषण है। इस आधुनिक शिक्षा में प्रकृति का अतिक्रमण, शोषण और प्रदूषण है। तो ये आधुनिक शिक्षा और बापू की खादी की बुनियादी विद्या, इन्होंने नई तालीम रखा, नाम तो बदलते रहे, परिवर्तन तो हुआ क्योंकि नई तालीम कहना चाहते थे, पर बेसिकली वो जो शब्द है वो बुनियादी विद्या है। और बुनियादी विद्या केवल मानवता और प्रकृति के रिश्तों को पोषण करने की कला देती है, कौशल पैदा करती है, दक्षता पैदा करती है हम सबके अंदर। दोस्तों, मैं इतना जानता हूँ, जब भी आप अपने समाज से सीखने के लिए तैयार होते हैं तो आप आज भी इस प्रदूषित दुनिया में, इस पर्यावरण के शोषण, अतिक्रमण और प्रदूषण के दौर में भी अभी बहुत सारे गांव के अनपढ़ लोग ऐसे बचे हैं जो इस प्रकृति के साथ, इस प्रकृति का सम्मान करके उसका रक्षण और पोषण का काम करते हैं और लुटेरे के खिलाफ लड़के जीत जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे गांव के अनपढ़ लोगों ने 4 राज्यों में अरावली के पर्वत को बचाने के लिए 1988 में लड़ाई लड़ी और 1991 तक जीत गए। 4 राज्य, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, 28,000 माइल्स बंद हुई। तो जब तक खादी अपने विरोधी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, इस आधुनिक प्रदूषण, शोषण और अतिक्रमण करने वाली शिक्षा के विरुद्ध सत्याग्रह नहीं करेगा, तब तक तुम्हारी खादी की ये जो नॉन वायलेंस इकोनॉमी है उसको आप भारत में इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूँ कि जहाँ भी लोगों ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपनी उस इकोनॉमी को प्रतिष्ठित भी किया और वो लोग जीत गए। जय हिंद। आज बस मुझे इतना ही कहना है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने खादी को आपके सामने अलग परिप्रेक्ष्य में रखा है और खादी किस प्रकार चुनौती है, खादी से किस प्रकार आप पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि 4 राज्यों में किस तरह अरावली के पर्वत को बचाए गए हैं। उसी तरह खादी अगर विरोध का स्वरूप करेगी, सरकार की नीतियों का विरोध करेगी, तो पर्यावरण भी बचेगा, खादी भी बचेगी और हमारी इकनॉमी, रूरल इकनॉमी भी बचेगी। अभी ये सत्र में खुला रखता हूँ, ऑडियंस में से जो भी अपनी बात करना चाहे, जो लोगों ने करे हैं वो कर सकते हैं और समय का ध्यान रखें, संक्षेप में अपनी बात रखें। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितना समय है, तो अभी हमारे पास 20-25 मिनट का समय बचा है और काफ़ी लोग बोलने वाले हैं जिन्होंने मुझे कहा है, तो आप संक्षेप में अपनी बात रखें, 2-3 मिनट में अपनी बात रखें। सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। खुद को बचाना है। मेरा नाम सीताराम है, पर्चा भी दिया है, इसमें थोड़ी बात बता दी। खुद को बचाना है कैसे? ये अपना शरीर है, जब इसको हम प्लास्टिक पहना देते हैं, नायलॉन, टेरिकॉटन, पॉलिएस्टर, तो फिर अपना शरीर परेशान हो जाता है, सब पीड़ाएं खड़ी हो जाती है। तो सबसे बेस्ट पूरी दुनिया में एक ही कपड़ा है जो खुद को बचाता है, आनंद देता है। इस पर मैंने
हवा हवा मजा मजा। अब पूरा खादी ही पहनता हूँ। क्यों पहनता हूँ? तो पहले तो मुझे आनंद मिलता है अपने शरीर को, फिर मेरे पीछे जो कपास बोने वाला मेरा किसान भाई है उनका आशीर्वाद मिलता है, नंबर एक। फिर दूसरा, जो बुनकर है अपने घर बैठे हुए बुनता है तो उनका आशीर्वाद। तीसरा, कटाई करने वाला। चौथा, रंगाई करने वाला, जो रंगाई छिपा भाषा बोलते हैं। पांचवा, सिलाई करने वाला। छठा, धुलाई करने वाला। सातवां, हाथ सर बनाने वाला। ये सात तो मैं घर जाकर मिला सबको, तो ये सात तो मुझसे मैं पूरक बन रहा हूँ, एक अकेला। यदि पूरे गुजरात में 1 करोड़ लोग को हम पहना दे, ये दूसरी कंपनी वाले जहरीला कपड़ा पहना देती है, बड़ी बड़ी घुमा देते हैं, वो बड़ी बड़ी जायरात करते हैं, घुमा देते हैं। फिर हम वो इंग्लैंड वाला कपड़ा पहनते हैं जहाँ हमेशा सर्दी रहती है, तो वहाँ 3 लेयर पहनते हैं, बढ़िया टाई कोट शूट फिट घूमते हैं। जहाँ 12 महीना ठंडी है और यहाँ 11 महीना गर्मी है, तो बड़े बड़े साहब लोग खादी को समझ नहीं पा रहे, वो इंग्लैंड को समझ पा रहे, टाई होकर घूम रहे हैं। तो यदि हम लोग पहने और पहनाए, मैंने अपने 5 मित्रों को पहना है, अब वो मेरे को फोन करते हैं कि यहाँ कहाँ अच्छी खादी मिलेगी, कपड़ा कहाँ मिलता है। तो पहले तो मेरी बीवी को पहना, उनको बोला कि तुम ठीक है तो पहनो, तो एक बार उन्होंने पहन लिया, खादी भंडार में ले गया था, 4-5 चीजें देखी, एक पहना, फिर बोला दूसरा लाऊंगा, तो चलो, तो दूसरा भी उन्होंने देखा, ये भी अच्छा है, बहुत सारा देखा। फिर वो मेरे को पूछती है कब जाना है, तो पहनने का अच्छा लगा, ये चीज ही ऐसी है और हमें पहनना है, पहनाना है। तो बनाने वाले को तो धंधा मिल जाने वाला है, ये सब लोग खड़े हो जाएंगे और ये सरकार उनके पीछे को पड़ो ही मत। ये सरकार में बैठे हैं मत के भिखारी, वो हमें भेज डालते हैं, फूक डालते हैं। एक भिखारी पक्ष, दूसरा भिखारी पक्ष भेज डालते हैं और भ्रमित करते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं, हम क्या करते हैं, हाथ में नहीं आने वाला। इसलिए इस मत के भिखारियों की मुझे मत हो, यह प्रधानमंत्री सबसे बड़ा भिखारी है देश का, मुख्यमंत्री राज्य का है, तो ये भिखारियों से कुछ होने नहीं वाला है, हम ही देने वाले हैं, तो हमसे होने वाला है। अरे 2 मिनट 1 मिनट। और तीसरी बात, ये दुनिया में पहले नंबर का देश है जिसकी जनसंख्या एक नंबर 1 पर है, चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है, आज 136 करोड़ लोग हैं, और तीसरे नंबर पर पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरे नंबर पर सिर्फ 32 करोड़ लोग हैं, ओनली 32 करोड़। ये 136, दूसरा तीसरा 132, नीचे जाएंगे तो और कम हो जाएंगे। तो ये पूरे मिलकर अपने यहाँ धंधा करते हैं और यहाँ से पैसा चले जाता है और हम चक्कर में घूमते रहते हैं। तो हमें ये भी सोचना है कि हमारे पास 136 करोड़ का मैन पावर है, हम हाथ से बनी चीजों का उपयोग करें, अकेला कपड़ा नहीं, चप्पल भी हाथ से बने तब पहने, हर चीज हाथ से बनी हुई पहनेंगे तो हमारा अर्थतंत्र मजबूत हो जाएगा और ये राज्य वाले बच्चे भिखारियों के चक्कर में अपने आप को काबू में आ जाएंगे। उन्होंने अपने अनुभव आपके साथ शेयर किए हैं, कैसे उन्होंने कपड़ा पहना, लोगों को कैसे प्रेरित किया। अभी जो भी आना चाहे यहाँ आए, 2-4 मिनट में अपनी बात रख के मंच खुला।
रामलीला जी जय जगत। मेरा नाम युवराज है, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। अभी यहाँ हमारे बीच 3 खादी के आचार्य मात्र की महानुभव ने। युवराज महाराष्ट्र से, मैं इस अधिकार से भी बात करता हूँ क्योंकि मैं आत्मा बनाता भी हूँ, कथाई करता हूँ, बुनाई भी करता हूँ और सीखता भी हूँ। अभी मुझे कथा सीखना है माधव बाबू के साथ, लेकिन मैं इस पर बात करूँगा क्योंकि माधव बाबू ने कोई बात की, आपने भी की, लेकिन मैं पिछले कुछ महीनों से उस पर चर्चा भी करते आ रहा हूँ। हमारी संस्थाओं ने अपने आप को एक केवीआईसी नाम की बेड़ी डाली है। बीते समय में हैंडलूम बोर्ड को खत्म कर दिया, एक भी संस्था ने कभी आवाज़ उठाया ये मैंने नहीं सुना। तो ये केवीआईसी बोर्ड की जरूरत क्यों है? क्योंकि उनसे सब्सिडी लेने के लिए या पैसे लेने के लिए। महाराष्ट्र में ऐसे 809 प्रोजेक्ट हुए जो 1 करोड़ से 70 लाख तक के प्रोजेक्ट है। पैसा लिया गया, प्रोजेक्ट रेडी नहीं है, प्रोजेक्ट रेडी नहीं है। खादी हम कहते हैं कि देश दुनिया में बेची जा रही है, लेकिन कितनी बेची जा रही है? अगर गोंडल से खादी कपड़ा पुणे में आ रहा है तो क्या खादी है? तो मैं मेरे लिए मानता हूँ कि वो खादी नहीं है, क्योंकि खादी की व्याख्या सिर्फ कपड़े में भी नहीं करता मैं। तो जिस तरीके से बापू ने बताया, बापू ने उसको स्वतंत्रता का एक माध्यम बनाया, तो आज वो मेरी जीवन जीने की कला है, वो एक साधना है। मेरे जिला केवीआईसी प्रतिनिधि को मैंने पत्र लिखकर कहा और बोला भी कि मैं अभी कपड़ा बेचना और उत्पादन करना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपका प्रमाण नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि आपको पेनाल्टी बैठ सकती है। मैंने कहा पेनाल्टी क्यों बैठेगी? हथमार्क मैं बनाऊंगा, कपास मेरे खेत का है, कपड़ा मैं बनाऊंगा और नहीं पहनूंगा और बचा तो मेरे दोस्तों में बेचूंगा। तो आपकी क्या जरूरत है मुझे? आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं और किसको प्रमाणित कर सकते हैं? क्योंकि प्योर खादी बेचने वाले प्रमाणित करने के लिए उतने पैसे या उतना सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। और आज हम देखते हैं खादी संस्थाओं की हालत, बहुत सारे महानुभव बैठे हैं जिन्होंने प्रमाणित किया वहाँ कितनी प्रतिशत खादी, शुद्ध खादी बेची जाती है। हम भी कभी कपड़ा लेकर फंस जाते हैं, उसमें तो पॉलीवस्त्र का तो और अलग बात है। तो सर्वोदय की एकमात्र पहचान, एकमात्र तत्व जो है वो खादी है, जो इस आज की स्थिति में संघर्ष भी है। अगर हम खादी को उत्पादित करते हैं, खादी को बढ़ावा देते हैं, हम भी पहनते हैं, तो कारागिर बचेगा। क्योंकि जैसे कहा चिन्मय भाई ने, कारागिर कहाँ करेंगे? मैं आज कामठी में देखता हूँ कारागिर अभी खत्म हो रहे हैं। कहाँ से आते हैं कारागिर? निमाड़ी से कुछ लोगों को बुलाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। हमारे लोहारा में थे, खत्म हो गए, जगह जगह से खत्म हुए, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो कारागिर खत्म हो रहे हैं, तो खादी कहाँ से बेचे जा रहे हैं? तो इसको हमें समझना चाहिए। इसके साथ ये पर्यावरण का भी एक संघर्ष है, ये मल्टीनेशनल को भी चैलेंज करता है। इसके लिए खादी की अर्थनीति समझते हुए अपने आप में लोक सेवक के नाते और सर्वोदय के नाते हमें केवीआईसी की बेड़ी को झुकाते हुए खादी को अपनाना चाहिए जीवन शैली के रूप में। इतना कहकर मैं बात समाप्त करता हूँ। हमने एक सर्वसेवा संघ में जब खादी कमीशन ने, युवराज जी ने केवीआईसी की बात करी है, जब केवीआईसी ने उस बापू के आश्रम को जहां 1936 से गांधी जी रह रहे हैं वहां पर नोटिस भेज दिया कि आप खादी नहीं बना सकते, क्योंकि आपने हमसे प्रमाण पत्र नहीं लिया है, आपने हमसे खादी मार्का नहीं लिया। तो उस समय ये बहुत गंभीर स्थिति हमारे लिए, गांधीवादियों के लिए पैदा हो गई कि जिस बापू ने खादी के माध्यम से, चरखे के माध्यम से ग्रामीण रोजगार का काम किया, पूरे देश को जागृत किया और आज़ादी दिलाई है, वहाँ पे आज की सरकार कहती है कि आप वहाँ पर चरखा नहीं काट सकते, बुनाई नहीं कर सकते। खैर हमने जवाब दे दिया। आश्रम ने अपनी मीटिंग कॉल करी संचालन समिति की और कह दिया कि खादी तो यहाँ बनेगी, आपको जो एक्शन लेना ले लीजिए। ये बात मैं बाद में करूँगा, जब समापन करूँगा क्या क्या हम यहाँ से निर्णय लेके जाएंगे। अभी रामधीरज जी बोलना चाह रहे हैं, कृपया वो आए और अपनी बात रखें। और भी जो बोलना चाहते हैं फटाफट, हमारे पास 15 मिनट। तो ये 4 बातें आपसे करनी है। पहला तो ये यहाँ रहते हुए अधिकांश साथी, खासतौर से नौजवान सभी लोग पर्यावरण के बारे में चिंतित हैं, लेकिन आप ये जानते हो कि जो सिंथेटिक का कपड़ा आज हम पहन रहे हैं पूरी दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसलिए जो भी
चिन्मय जी कह रहे थे कि जिन लोगों को भी पर्यावरण की चिंता है, और केवल हम नहीं कह रहे हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, और जो अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिक हैं वो भी जो धरती को देख रहे हैं कह रहे हैं कि हम तो अपनी धरती का ही सत्यानाश कर रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं वही धरती ही नष्ट होती जा रही है। इसलिए जिन लोगों को जीवित रहना है और जिनको आगे आने वाली पीढ़ी को भी जीवित रखना है, उनको इस नीति का विरोध करना ही पड़ेगा। और आपको चाहे मन से या बेमन से, आज नहीं तो कल आपको खादी का वर्ण करना ही पड़ेगा, खादी पहननी ही पड़ेगी, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो किसानों के प्रति चिंतित हैं, जो कारीगरों के प्रति चिंतित हैं, जो रोजगार के लिए चिंतित हैं, उन सब लोगों को, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर परेशान है वो है हमारा किसान और हमारा कारीगर। एक खादी बनाने के लिए एक रूम जब चलता है तो उसमें करीब 17 लोगों को रोजगार मिलता है। खादी ही एक ऐसा सेक्टर है, हैंडलूम भी एक ऐसा तरीका है जिसमें अधिकतम लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए अगर देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए तो उन्हें खादी और हैंडलूम पहनना ही पड़ेगा और उसके लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज दुनिया की जो पेट्रोल लॉबी है, जो कारपोरेट लॉबी है, ये बाकायदे कैंपेन चला करके हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स को भी और सारी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को पैसा दे करके, घूस दे करके वो इस तरह की नीति बनवा रहे हैं कि जिसमें किसान समाप्त हो, कारीगर समाप्त हो और उनकी इंडस्ट्री चले। इसलिए यह लड़ाई इंडस्ट्री और किसान के बीच में है, इंडस्ट्री और कारीगर के बीच में है, कारपोरेट और कारीगर की लड़ाई है। इसलिए जो लोग कारीगर और किसानों के साथ खड़े होना चाहते हैं उनको इसका विरोध करना ही पड़ेगा और उसके प्रतीक के रूप में आपको खादी पहनना पड़ेगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर जिन लोगों को अभिजीत बनर्जी का जब उनको पुरस्कार मिला तो उसके बयान आया, तब देखा होगा कि जो लोग देशभक्त बनते हैं, जो लोग राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, उनको भी खादी पहनना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आप खादी पहनते हो, जब आप कारीगर और किसानों के हाथ से बनाए गए कपड़े को जब पहनते हो तो यह पैसा देश के काम आता है, कारीगर के काम आता है, उसकी जेब में पैसा जाता है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन जब आप मिलकर कपड़े को पहनते हो तो इंडस्ट्री को, कारपोरेट को आप मजबूत करते हो और कारपोरेट आपको कमजोर करता है, किसान को, कारीगर को कमजोर करता है। इसलिए अगर सचमुच में आपको अपने को और किसान को, कारीगर को मजबूत करना है और कारीगर कारपोरेट को कमजोर करना है तो आपको खादी को पहनना ही पड़ेगा। इसलिए तो मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो कारपोरेट के खिलाफ है, जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, उनको खादी की वकालत करनी पड़ेगी और कम से कम खादी पहनने की शुरुआत करनी पड़ेगी और चरखा भी काटना पड़ेगा। जो अभी हमारे साथी माधव भाई कह रहे थे कि आप प्रयोग करके देखिए, बहुत सारे प्रयोग किया मित्रों, हमने भी किया, बचपन में भी देखा है कि हमारी माता जी, मेरी बहन और हम सब छोटे छोटे थे, चरखा चलाते थे। आधे 1 घंटे 2 घंटे चरखा चलाने से पूरे घर के लिए कपड़ा हो जाता था और उसके बदलावन, इसलिए मैंने बार बार कल की मीटिंग में कहा था, इससे पहले जब खादी मीटिंग की तभी कहा था, बदलावन के सिस्टम को शुरू करना चाहिए जिससे गांव की महिलाओं को, कत्तिंग को पैसा भी मिल सके और लोग आसानी से काम कर सकते हैं। ये जो खादी कमीशन की नीति है, यह खादी को बर्बाद करने वाली है। इसलिए हमको पुरानी गांधी के उस तरीके को, जो बदलावन की खादी है, उसको शुरू करना चाहिए, तभी खादी पल्लवित हो सकती है और बढ़ सकती है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मेरा एक ही निवेदन है। मेरा नाम मीर प्रताप दास, उड़ीसा से रहे हूँ। एक ही निवेदन है, दो लाइन में मैं आपको बता दूंगा। हिंदी तो कमजोर है ही, तो अगर कुछ गलत हो गया समझ लेंगे उसको। हम इस अगस्त 15 नज़दीक है, हम लोग सब कोशिश करेंगे अपने अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा खादी का तिरंगा लहराए। ये जो पॉलिस्टर वाली बात, प्लास्टिक वाली बात, जो लोग उसको यूज़ करने के लिए चाहेंगे उनको हम समझाएंगे गांधी जी के तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा खादी का तिरंगा लहराने के लिए उनको
निवेदन करेंगे। आगे का खदी का काम तो होता रहेगा। आपका विक्टोरिया ह्यूगो ने उनका लाभ मिजरेबल में लिखे हैं कि जब तक ऐसे घटना घटेगी इसी तरह कहानी आता रहेगा। वो भी कहानी को बंद करने के लिए खदी को शुरू किए थे गांधी जी ने, और उसी के मुकाम पर हमको पहुंचने का है, हमको जूझने का है, खदी कमीशन के विरुद्ध और तैयार करने का है। काटने वाले और बुनने वाले को वो आगे चलता रहेगा। इसीलिए मैं आप लोग को निवेदन करता हूँ, इसी अगस्त 15 जो आज से 20 दिन बाकी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खदी का तिरंगा, खदी का नेशनल फ्लैग हम लोग लहराएं। ये मेरा निवेदन है। ये कहेंगे कोई, मैं मेरा वक्तव्य अध्यक्ष जी और साथियों, उनके वक्ताओं ने वैचारिक खादी का वैचारिक पक्ष रखा। हम भी जानते हैं क्योंकि हम खादी और समुद्र जगत के लोग हैं, लेकिन वैचारिक पक्ष था जब हमारे खादी संस्थाएं एक सर्वोदय की जमात के लोग थे। जो पीढ़ी पूरे विचार के साथ खादी संस्थाएं उन्होंने बनाई और खादी को पूरे देश में फैलाया। जब खादी कमीशन भारत सरकार ने बनाया उसके सहयोग के लिए, तो धीरे धीरे उन्होंने सहयोग की परिधि पर अवरोधक खड़े करने प्रारंभ कर दिए। जब से नई आर्थिक नीति आई है तभी से, तब तक हमारी जो उस वक्त की जो पीढ़ी थी वो पीढ़ी एक तरह से समाप्त हो गई। हमारे जैसे सेकंड पीढ़ी के जो लोग आए उसमें खादी को बर्बाद करने में या उसको कम करने में खादी संस्थाएं भी जिम्मेदार है सरकार के साथ साथ, क्योंकि खादी संस्थाएं जो है वो भी सुविधा वाली हो गई। उन्होंने भी विचार को छोड़ दिया। विचार को छोड़ने पर सरकार को पता लगा कि मात्र व्यापारी खादी वाले लोग हैं, तो उन्होंने तरह तरह का शिकंजा कसना प्रारंभ कर दिया, जिसका नतीजा ये आ गया कि आज खादी संस्थाएं प्राय लुप्त हो गई है। आप पढ़े लिखे हैं, सब अखबार पढ़ते हैं, आपने आंकड़े देखे होंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी और खादी कमीशन के चेयरमैन कहते हैं कि हमारे खादी का करोड़ों का प्रोडक्शन हो गया, बिक्री हो गई। धरातल की स्थिति ये है, सभी खादी संस्थाओं लोग सब जानते हैं, खादी का उत्पादन और बिक्री निरंतर कम होता जा रहा है। एक दो बातें जो चौधरी मंत्री ने कहा था, पहले उन्होंने कहा नगद पैसा नहीं दे सकते कतीनों को, कतीनों के बैंक में पैसा ले लिए। उस तरह से कतीन 2 बार हमारे यहाँ आए, 2 बार बैंक जाए, इसलिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया। दूसरा वो लाए खादी मार्का। खादी मार्का की स्थिति आपको पता है, अभी अशोक जी ने कहा था, उन्होंने रेमंड को भी खादी मार्का दे दिया। अब कौन सी असली खादी है कौन सी नकली खादी ये भी पता नहीं लग रहा है। इसलिए बाजार में असली बिक्री नकली बिक्री इसका कोई पता नहीं है। इसलिए असली खादी है वो डूब रही है और नकली वालों का उद्धार हो गया। तीसरा है जीएसटी। आज़ादी के बाद से भी कभी भी खादी पे कोई टैक्स नहीं था, लेकिन जीएसटी के अंतर्गत उन्होंने खादी को माफ कर दिया है, लेकिन खादी के रेडीमेड पर तलवार आज भी लटक रही है। आधे लोग कहते हैं खादी के रेडीमेड पर जीएसटी है, आधे लोग कहते हैं नहीं है। इसलिए अब स्थिति है जो व्यापारिक खादी जो बची थी वो भी टैक्स समाप्त पर है। इसलिए खादी संस्थाओं में वो स्थिति नहीं है, वो विरोध करें, लेकिन सर्वशासन विरोध कर सकता है, उनको करना चाहिए, क्योंकि अपन खादी के वैचारिक पक्ष के लोग हैं, न कि अपन को व्यापारिक है, न अपने को संस्थाएं चलानी। इसलिए मेरा निवेदन है सर्वशासन पहल करें और खादी संस्थाओं से भी अप्रोच करें, वो विरोध के आंदोलन में अपने साथ हो। मैं बस इतनी बात करके अपनी बात समाप्त करूँ। राजेंद्र जी, एसटी राजेंद्र प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र है, शायद तमिलनाडु से आए हम। दिस इज द वर्ड आई गिव। Dear friends, President of Salva Sir, Elder brothers of Sarvodaya family and sisters, I sing a Doda song. Can you accept? Small. அகிலம் முழுதும் அழற வைக்கும் ஆதிஜோதியே, ஆதிஜோதியே, சர்வ உதய ஜோதியே, அகிலம் முழுதும் அதிர வைக்கும் ஆனந்த ஜோதியே,
சிறிகரணம் பற்றி வாழும் அகில ஜோதியே சிறிகரணம் பற்றி வாழும் அகில ஜோதியே மகாத்மா காந்தி வந்தவரி ஆனந்த ஜோதியே அகில ஜோதியே வினவ ஜோதியே ஜெய ஜோதியே அகிலம் முழுதும் அகிலருக்கும் ஆனந்த ஜோதி ஹாப்பினஸ் ஆனந்த ஜோதி we are assembling here with happiness அகிலம் முழுதும் அகிலருக்கும் ஆனந்த ஜோதியே சர்வோதய ஜோதியே சர்வோதய ஜோதியே धन्यवाद। अभी इस सत्र को हम समापन करते हैं। हमारे वक्ताओं ने, मुख्य वक्ताओं ने ऑडियंस के बीच में जिन्होंने सब बातें करी हैं, मैं उसको समाप्त करता हूँ। हम लोगों ने कार्य समिति में, सेवाग्राम में, वर्धा में जब ये राशन के ऊपर खादी कमीशन और सरकार का आक्रमण हुआ कि आप खादी नहीं बना सकते हैं बिना हमारी परमिशन के, सीताराम जी कृपया शांत रहिए। सीताराम जी प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है, शांति रखिए। तो हमने ये निवेदन किया था अपनी मीटिंग में भी, कार्य समिति में भी, और हमने ये तय किया था कि यहाँ अधिवेशन हो रहा है, आप सब लोगों के सामने भी ये बात रखेंगे और जो आप लोग भी कहेंगे उसका हम समापन करेंगे, उसमें संयोजन करेंगे। कई लोगों ने बात कही है यहाँ पे कि खादी संस्थाओं को ये दिक्कत है कि वो एक्शन नहीं ले सकते हैं, कोई विरोध नहीं कर सकते खादी कमीशन का और सरकार का। इसलिए भी कर सकते हैं कि उनके ऊपर फिर वो पनिशमेंट या उनको परेशान करने की बात होती है। लेकिन सर्व सेवा से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब मुद्दों को उठा सकता है और लड़ सकता है सरकार से भी और खादी कमीशन से भी, आंदोलन के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, और अगर कोर्ट में जाने की बात होती है, जैसे लीगल एक्शन लेना होता है, कई बार सरकार मजबूर करती है, खादी कमीशन मजबूर करता है, तो उस समय ये बातें उठ सकती हैं। तो मैं आपके सामने ये बिंदु रख देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे चर्चा हुई है और क्या क्या खादी की समस्या हुई है। आपका अगर समर्थन होगा तो सर्व सेवा संघ, ये जनरल बॉडी है, अधिवेशन है, तो सर्व सेवा संघ उसको फॉलो करेगा, उसका अनुकरण करेगा। नंबर एक बात, खादी मार्का की बात हुई है। जैसे मैंने अभी बताया था कि सेवाग्राम आश्रम को ही मना कर दिया कि आप खादी नहीं बनाएंगे। नंबर दो बात जो हमारे साथी ने कही है जीएसटी की, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, पहले नहीं लगता था तो अब उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, वो नहीं लगना चाहिए, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात है राष्ट्रीय ध्वज की, जो अभी हमारे साथी ने कहा कि घर घर होना चाहिए, लेकिन इसको सरकार ने नेशनल फ्लैग कोड में परिवर्तन करके पॉलिएस्टर को, खादी की जगह पॉलिएस्टर भी शामिल कर दिया है। और नंबर दो, इम्पोर्ट, आप इसका आयात भी कर सकते हैं। और फिर चाइनीज़ ही झंडा, जैसे पिचकारी और वो दिवाली में जो लड़ियाँ होती है, वो इस तरह ये झंडे का भी डाला है, तो इसके लिए भी हमें विरोध करना चाहिए। और ट्रेड मार्क जो है, ट्रेड मार्क में भी जैसे खादी इंडिया लिख दिया और कुछ भी चीज़ बेच सकते हैं, तो खादी एक ऐसा वर्ड है जिसको कोई ट्रेड मार्क नहीं कर सकता है, इसके ऊपर भी हमें बात करने की ज़रूरत है। और एक खादी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि खादी संस्थाओं की जमीनें खादी कमीशन के पास मॉर्गेज है। अगर संस्थाओं ने 1 करोड़ का लोन लिया है खादी कमीशन से, तो कम से कम उसकी 20 करोड़ की जमीन बंधक है और वो जमीन छोड़ता नहीं है खादी कमीशन, तो इसके ऊपर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। और एक बात जो हमारे नवयुवा साथी ने कही थी, महाराष्ट्र से, क्या नाम था उनका, चलेगा युवराज, उन्होंने जो बात कही है, ये हमें देश के बहुत सारे युवा साथी और माधव जी जिन्होंने ये बात कही है, युवाओं को चरखा चलाना सिखा रहे हैं, तो युवराज की तरह देश में बहुत सारे, हर प्रांत में वो खादी कमीशन से निराश है, खादी कमीशन उन्हें काम करने नहीं देता है, तो इनकी बात भी हमें सुननी चाहिए और ये भी हम अपने पॉलिसी मैटर में इनके लिए भी बात करेंगे और काम करेंगे। इसके अलावा
खादी को परिभाषित करने की भी ज़रूरत है। अभी ये हमारे साथी ने कहा था कि अगर बिजली से सौर ऊर्जा से भी अगर खादी चल रही है तो क्या आप उसको खादी कहेंगे क्या? और जो हाथ से बना रहे हैं वो भी खादी होगी क्या? दोनों में तो बहुत अंतर होगा। तो इसको भी हमें परिभाषित करने की ज़रूरत है, इसे हमें काम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा इस क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हमारे कटिंग है, बुनकर है, रंगाई वाले हैं, छपाई वाले हैं, वो जो लोग हैं उनकी मजदूरी का भी सवाल है। उनकी मजदूरी भी उनको वाजिब मिलनी चाहिए, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और रिसर्च खादी के ऊपर क्या क्या काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। देखिए, मेरा अनुभव ये कहता है, मैंने 40-45 साल खादी में काम किया और मैं आपको एक बात बहुत शिद्दत से कहना चाहता हूँ कि जो मीटिंग हमने सेवाग्राम में अभी जून में करी है, वैसी मीटिंग ना तो सरकार ने करी है, ना प्लानिंग कमीशन ने किया है, ना किसी और संगठन ने किया है, और ना ही कभी खादी मिशन ने, सर्व सेवा संघ ने कभी ऐसा नहीं किया है। सरकारें क्या करती हैं, प्लानिंग कमीशन क्या करता है, खादी के ऊपर नीति बनाता है, खादी संस्थाओं को बुला लेता है और उनकी बात सुन के बात कर देता है। अभी इस एक महीने में जो मेरा अनुभव हुआ है वो ये, और जैसे युवराज ने अपनी बात कही है कि वो खादी का काम करना चाहता है, ग्राम स्वराज्य का काम करना चाहता है, सरकार उसे करने नहीं देती है, तो उन लोगों को भी हमने शामिल किया है इसमें। नंबर 2, जो प्लानिंग कमीशन या भी नीति आयोग जो पॉलिसी खादी के लिए बनाता है, ग्राम स्वराज के लिए बनाता है, और जो सरकारी नीतियां बना रही है, उससे ज़्यादा नीति बनाने वाले लोग आप जैसे आपके बीच में बैठे हुए हमारे पास है, जो खादी का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर नीति बना रहे हैं, सरकार को भेज रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है, वो भी हमारे संपर्क में आए। एक कैटेगरी और है, जो भी खादी संस्थाओं को समस्या होती है तो कोर्ट में चले जाते हैं। हमारी राजस्थान की संस्थाएं भी गई, खादी मार्ग के ऊपर गए कि ये खादी मार्ग नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ से हार गए। तो ऐसे कई लॉ फॉर्म हैं, कानूनी ऐसे कंपनियां हैं जो खादी के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं और कर रही हैं उनकी समस्याओं के लिए, और सरकार के विरुद्ध, सरकार की नीतियों के विरुद्ध कोर्ट में जाने के लिए तैयार है। उनको भी हमने अपने फोल्ड में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये और एक अंतिम बात मैं आपको करना चाहूँगा कि ये हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश की आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ है, तो कम से कम हम ये चाहते हैं, सर्व सेवा संघ ये चाहता है कि देश में 75 जगह 15 अगस्त के दिन, जिस दिन ये अमृत महोत्सव का दिन होगा, उस दिन 75 जगह कम से कम लोग चरखा चलाएं, चाहे वो खादी की संस्था हो, युवा जैसे युवा हो या कोई भी हो। और इसके लिए हम एक लिंक क्रिएट करेंगे। मेरा अनुरोध है प्रकाशन विभाग के अरविंद अंजुम जी से, तारकेश्वर जी से और अभिलाष जी हमारे साथ हैं। यदि वो ऑनलाइन, हम टाइम निश्चित करते हैं 9 से 11 बजे के बीच में ऑनलाइन रहेगा। आप अपने घर में भी चरखा चला रहे हैं, अपने गांव में चला रहे हैं, किसी भी ब्रांच में चला रहे हैं, किसी खादी की संस्था में चला रहे हैं। और माधव जी से भी अनुरोध करूंगा कि उनके जो युवा साथी हैं, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या अपनी अपनी जगह, उनको भी ये संदेशा जाए कि वो 15 अगस्त के दिन ये 2 घंटे चरखा चलाएं, उसकी वीडियो क्लिपिंग करें और लिंक हम सभी को भेजेंगे, उस लिंक पे अपलोड करें, ताकि ये एक हम सरकार को भी बता सके, देश को भी बता सके कि कितनी शिद्दत से लोग खादी के लिए काम कर रहे हैं। आपकी नीतियाँ बेकार हैं, वो खादी का भला नहीं कर पाएंगी, खादी का भला निश्चित तरीके से होगा। यदि ये सदन इसको अनुमोदन करता है तो सर्व सेवा संघ इसके ऊपर काम करेगा। जी, आपका अनुमोदन करें। जी, धन्यवाद आप लोगों का। हम इसके ऊपर काम करेंगे और संपर्क में रहेंगे। जो भी संपर्क में रहना चाहता है, आपके पास सर्व सेवा संघ के फोन में नंबर है, आप वहाँ पे बता सकते हैं, और फिर हम लोग जो एक्टिविस्ट हैं उन सबसे संपर्क करेंगे और इस चीज़ को फैलाएंगे।
इस सत्र का समापन हम यही करते हैं। आप सब लोगों ने रुचिपूर्वक इसको सुना, आप लोगों ने ऑडियंस में से भी लोगों ने बात रखी है अपनी, हमारे वक्ताओं में भी। आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। और हम खादी के माध्यम से अपने पर्यावरण को बचाएंगे, एक सशक्त देश को बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि खादी के बारे में सर्व सदस्य का कल जो वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ था उसमें जिस ढंग से निर्णय हुई है, आज आप लोग सब मिलकर जो जनरल बॉडी जिसको कहते हैं अधिवेशन का, वो आप सभी लोग उसका सहमत दिया, इसके लिए हमें बहुत ताकत मिलेगा। शांति की मुद्रा में बैठे मन को शांत करें। सत्य से सत्य की गति ले जा तम से ज्योति की विद्युत से ले जा मुझे कभी चले साथ और बोले साथ दिल से विनती साथ अच्छे कर्म करें साथ पैर के साथ बजे संकल्प समान हो जन के हृदय सपने मन में पावसान देखे सब होगा सदव्यवहार करे जो मुझसे उनसे व्यवहार करे मुझसे भी मैं तो सद्व्यवहार करूं। दुर्जन को सज्जन करने का सदाचार उपचार है। देश क्रोध को पिघलाने का सही तरीका सबको करूं क्षमा, मेरी मेरी सभी से हो, किसी से वैर हो नहीं। जीतो क्रोध से क्रोध, साधु से असाधु हो, दान से जियो, सत्य से युद्धवार हो, वैर से न कदापि पीड़ते वैर है वैरी से मिटे सकल का हानि अंतिम वीणा का त्याग तेरी भक्ति करूं सदा, तेरी माया करूं सदा।
सविता पावक ब्रह्ममय वचक्ति विजुविता प्रभु